क्वेश्चन लिखो आज का। क्वेश्चन लिखना, एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी वैद्युत द्विध्रुव पर एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म आघूर्ण के लिए किसी वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म आघूर्ण के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। लगने वाले बल युग्म आघूर्ण के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। लिख लिया? अब देखो बोर्ड पे क्वेश्चन सब लोगों ने लिख लिया। आज का हमारा क्वेश्चन है, एक समान विद्युत क्षेत्र में कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा है, तो उस वैद्युत द्विध्रुव पर कितना बलयुग्म आघूर्ण लगेगा, कितना बलयुग्म आघूर्ण कार्य करेगा, उसके लिए हमें व्यंजक ज्ञात करना है। जो बच्चे नहीं आए भैया अभी तक जल्दी आ जाएं, टाइम हो गया है, क्योंकि ये टॉपिक आज जो स्टार्ट हो रहा है, अगर आज का आपने नहीं पढ़ा तो आगे 3 दिन तक बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। सबसे बड़ी बात यही है, भले आप पूरा चैप्टर पढ़ रहे हो तब भी 3 दिन तक आगे समझ में नहीं आएगा जब तक ये खत्म नहीं हो जाएगा। इसलिए आप लोग आ जाए। अगर हाँ बोलो, जल्दी बोलो बेटा। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं आया उसकी जिम्मेदारी है। देखो इधर सामने, अब क्या क्वेश्चन है बेटा, पहले हम इस बारे में एक चीज आप लोगों को सिखा दें कि बल युग्म आघूर्ण शब्द इसमें आया है, और ज्यादातर बच्चे बल युग्म आघूर्ण शब्द से परिचित नहीं होंगे या शायद भूल गए होंगे। बल युग्म आघूर्ण जो है वो 11th क्लास में पढ़ाया जाता है। किस क्लास में पढ़ाया जाता है? 11th में। क्या पढ़ाया जाता है? बल युग्म आघूर्ण। ये 11वीं क्लास का शब्द है बेटा, और जब तक ये शब्द आपको अच्छे से नहीं आएगा तब तक आपको आज का क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। मतलब कि पहले हमें आप लोगों का बेसिक क्लियर करना पड़ेगा। पहले हमें आप लोगों को बल युग्म आघूर्ण को समझाना पड़ेगा कि बल युग्म आघूर्ण क्या होता है ना? ये पहले समझाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बल युग्म आघूर्ण क्या होता है। इंग्लिश में हम बोलते हैं इसको, बल युग्म आघूर्ण को टॉर्क बोलते हैं। इंग्लिश में बल युग्म आघूर्ण को क्या बोलते हैं? टॉर्क। दूसरे शब्दों में कभी कभी इंग्लिश में इसके लिए बल का मतलब तो सब बच्चे जानते हैं, बल मतलब बल यानी कि ताकत, एनर्जी। युग्म का मतलब क्या होता है? युग्म का मतलब होता है जोड़ा। युग्म का मतलब जोड़ा, सब बच्चे जानते होंगे शायद इस शब्द को। और आघूर्ण शब्द का मतलब होता है घूमना। आघूर्ण शब्द का मतलब होता है घूमना। और इसका अगर हम सही से सेंटेंस का अगर अर्थ निकालें तो अर्थ ये निकलेगा कि बलों का ऐसा जोड़ा जो कि किसी वस्तु को घुमाने के लिए कार्य करता हो, बल्कि उस जोड़े को, उस कपल को अपन क्या कहेंगे? बल युग्म आघूर्ण। क्या होगा? कहीं पर दो बल एक साथ लग रहे हो तो बल का जोड़ा बन गया, और वो बल किस लिए लग रहे हो? किसी वस्तु को घुमाने के लिए। तो ऐसी स्थिति में जो बल का जोड़ा लग रहा है उसे अपन कहते हैं बल युग्म आघूर्ण, इंग्लिश में टॉर्क फोर्स या फिर कपल फोर्स। अब इसका हमारे आसपास कहाँ उपयोग होता है? तो इसका हमारे आसपास बहुत ज्यादा उपयोग होता है। बल युग्म आघूर्ण का मतलब कि बल के जोड़े का। किस तरह से? देखो एक एग्जांपल बताते हैं। अभी सुबह सुबह कुछ लोगों ने किया होगा, नल की टोटी होती है, आप लोग देखते हैं, ये नल की टोटी है, ठीक है। इसमें ये ऊपर आप यहां से ये नल की टोटी को घुमाते हैं, तभी यहां से पानी निकलता है, तभी यहां से पानी निकलेगा। आप इस नल की टोटी को ऊपर से घुमाएंगे तभी पानी निकलेगा। लेकिन आप इस नल की टोटी को घुमाएंगे कैसे? ऐसे हाथ लेंगे और इस तरह से घुमाते हैं, नल की टोटी को ऐसे ही घुमाते हैं। अब आपने क्या देखा कि अंगूठा आपका इस टोटी पर फोर्स लगा रहा है, बल लगा रहा है,
और उंगली भी आपकी बल लगा रही है, दोनों बल लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, तभी आपकी नल की टोटी खुलती है। तो यहाँ पर आपका दो बल एक साथ लग रहे हैं, बिल्कुल लग रहे हैं, और दोनों बल एक साथ कार्य कर रहे हैं, इसलिए क्या हो गया, बल का जोड़ा बन गया। दूसरी बात, ये बल इसे घुमाने के लिए लग रहे हैं, घुमाएंगे तभी तो ये खुलेगी, घुमाने के लिए लग रहे हैं, तो ये बल का जोड़ा किस लिए कार्य कर रहा है, इसको घुमाने के लिए। तो ये क्या बन गया, बल युग्म आघूर्ण। बल युग्म मतलब जोड़ा, यानी बलों का ऐसा जोड़ा जो इसे घुमाने के लिए कार्य कर रहा है। लेकिन बल युग्म आघूर्ण में जब दो बल एक साथ किसी वस्तु पर लगते हैं तो उनमें एक खास बात ये भी होती है कि ये बल एक दूसरे के विपरीत लगते हैं और बराबर भी लगते हैं। बराबर का मतलब होता है कि इनका मान बराबर होगा। जैसे कि आपने पढ़ा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, उसमें आवेश का मान बराबर होता है लेकिन आवेश विपरीत होते हैं। ऐसे ही इसमें बल का सिस्टम है कि उंगली से आप बल लगा रहे हैं, अंगूठे से आप बल लगा रहे हैं, और नल की टोटी को ऐसे आप खोल रहे हैं, दोनों से बल लग रहा है, दोनों से बल बराबर लग रहा है, जितना बल अंगूठे से लग रहा है उतना उंगली से लग रहा है, दोनों से बराबर बल लग रहा है, लेकिन दोनों के बल की दिशा विपरीत है। एक से आप आगे की ओर लगा रहे हैं और एक से आप पीछे की ओर लगा रहे हैं, तभी तो वो ऐसे घूमेगा, एक से आगे की ओर और एक से पीछे की ओर, तो बल की दिशा विपरीत है। इसे हम कहते हैं बल युग्म आघूर्ण। तो बल युग्म आघूर्ण का सीधा सीधा मतलब होता है कि कहीं पर अगर दो बल एक साथ लगे और दोनों बलों का मान बराबर हो लेकिन दिशाएं विपरीत हो, तब इसे हम कहते हैं बल युग्म आघूर्ण। इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं टॉर्क फोर्स या फिर कपल फोर्स। एक एग्जांपल और आप लोगों को दे देते हैं, वैसे 11th में जब पढ़ाते हैं तब तो इस पर बहुत सारे क्वेश्चन लिखवाते हैं एग्जाम्पल पे, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए एक एग्जाम्पल और दे देते हैं, आप लोगों को और ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो बहुत सारे बच्चे एक्टिवा या साइकिल चलाते हैं, तो एक्टिवा या साइकिल का हैंडल जो होता है आपने देखा होगा किस तरह से पकड़ा जाता है, इस तरह से, ठीक, और फिर आपको उसे क्या करना हो, रोटेट करना हो, घुमाना है उस हैंडल को, तो आप दोनों हाथ का यूज करते हैं कि नहीं करते हैं, एक से ऐसे लिया पीछे की साइड और इससे ऐसे लिया, अगर आपको इस साइड टर्न लेना है तो इस वाले हाथ से ऐसे घुमाएंगे पीछे की साइड और इस वाले हाथ से आगे की साइड ऐसे ही घुमाएंगे। आपने क्या किया, दोनों हाथों से बल लगाया, दोनों हाथों से बल लगाया तो बल का क्या बन गया, जोड़ा बन गया, और इस बल को किस लिए लगा रहे हैं, वो हैंडल को घुमाने के लिए, तो ये बल घूमने के लिए लग रहा है, आघूर्ण के लिए कार्य कर रहा है। दूसरी बात, ये बल विपरीत दिशाओं में भी लग रहा है, कैसे, एक हाथ से आप हैंडल को ऐसे कर रहे हैं और इस वाले हाथ से इधर कर रहे हैं, यानी इस वाले हाथ से बल की दिशा इस साइड है और इस वाले हाथ से बल की दिशा आगे की ओर है, तो दोनों हाथों से बल लग रहा है, बल विपरीत दिशा में लग रहा है और घूमने के लिए लग रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, बल युग्म आघूर्ण। अब हम आते हैं आज के क्वेश्चन पे। हाँ, इसका फॉर्मूला और देखो, बल युग्म आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम आपको बताएं, बल युग्म आघूर्ण का फॉर्मूला होता है, बल युग्म आघूर्ण को हम टाउ से बताते हैं बेटा। टाउ तो सब बच्चे जानते हैं, फिजिक्स की बेसिक क्लास में हमने बताया स्टार्टिंग में ये, और 11th में भी पढ़ा होगा, ये टाउ बना हुआ है, टाउ मतलब कि उल्टा जे, है ना, बल युग्म आघूर्ण जे यानी कि टाउ इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है एक बल, एक बल मतलब जो आप दो बल लगाते हैं बल युग्म आघूर्ण में, उनमें से कोई सा भी एक बल, और इनटू दोनों बलों के, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, लंबवत दूरी, ये बल युग्म आघूर्ण का फॉर्मूला होता है। तो हमने आप लोगों को बल युग्म आघूर्ण के बारे में कुछ बेसिक चीज बता दी जो 11th में सीखना चाहिए थी, कुछ बच्चे शायद भूल गए होंगे, और आपको उसका फॉर्मूला बता दिया, इन दोनों का यूज होगा, ये अब आपको समझ में आ गया, तो आज का क्वेश्चन अब आपको समझ में आएगा। अगर हम ये नहीं बताते और सोचते कि बच्चों को तो पहले से आता होगा, 11th में पढ़ा होगा, तो फिर आपको आज का क्वेश्चन समझ में इतना नहीं आता, है ना। अब हम चलते हैं आज के क्वेश्चन पे, अब आपका बेसिक क्लियर हो गया ना पिछला 11th का। अब हम चलते हैं आज के क्वेश्चन पे। अब आज का क्वेश्चन के अनुसार, पहले हमने बताया फिजिक्स में कोई भी क्वेश्चन हो, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ के हमें क्वेश्चन का डायग्राम बनाना आना चाहिए, सही बात है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है, एक समान विद्युत क्षेत्र लिखा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक समान विद्युत क्षेत्र बनाएंगे, ये लिया और हमने एक समान विद्युत क्षेत्र बनाया, दिख रहा है,
बराबर की लाइनें हैं, समान लाइनें हैं, तो इसे अपन क्या कहेंगे कि एक समान विद्युत क्षेत्र। ठीक है, विद्युत क्षेत्र को किससे बता देते हैं? ई से। हमने बता दिया एक समान विद्युत क्षेत्र है ई। अब ध्यान से समझना सब बच्चे, फुल कॉन्सेंट्रेट रखना, यहाँ डायग्राम का ही मेन खेल होता है। अब क्वेश्चन में लिखा है एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी वैद्युत द्विध्रुव पर, यानी इस वैद्युत क्षेत्र में कौन स्थित है? एक वैद्युत द्विध्रुव स्थित है। तो हम क्या करेंगे, इस वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव को स्थित कर देंगे। कैसे? ध्यान से देखें, वैद्युत द्विध्रुव बनाना सब बच्चे जानते हैं। कैसे बनाया? एक प्लस का आवेश, एक माइनस का आवेश, इनका सेंटर पॉइंट O और इसकी फर्स्ट हाफ लंबाई L और दूसरे हाफ पार्ट की लंबाई L, और पूरे वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई कितनी हो जाएगी? 2L हो जाएगी। ऐसी बनाते हैं वैद्युत द्विध्रुव, एक प्लस का आवेश, एक माइनस का आवेश, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L, जो कि L और L है। वैद्युत द्विध्रुव बन गया। और इस वैद्युत द्विध्रुव को हमने कहाँ रखा है? एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा है। क्यों? क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में लिखा। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि हमने इस वैद्युत द्विध्रुव को ऐसे क्यों रखा है, सीधा रख देते। इस वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र ई के साथ ऐसे कुछ झुका के क्यों रखा है, सीधा क्यों नहीं रखा? तो इस बात का जवाब आपको भी आगे मिलेगा। ठीक, हम यहाँ कहेंगे कि हमने इस वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र ई के साथ, आप देख रहे हैं ये एंगल बनाते हुए रखा है, और इस एंगल को हमने नाम दे दिया थीटा। थीटा कोण बनाते हुए रखा है, वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र ई के साथ ऐसे झुका करके रखा है, थीटा कोण बनाते हुए। अच्छा, इस वैद्युत द्विध्रुव का नाम भी रख देना चाहिए, तो हमने इस वैद्युत द्विध्रुव का नाम रख दिया है ए, जहां पर प्लस क्यू आवेश है वो पॉइंट है ए, और जहां पर माइनस क्यू आवेश है वो पॉइंट है बी। यानी इस वैद्युत द्विध्रुव का नाम है ए बी, जो कि प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है। इस वैद्युत द्विध्रुव की कुल लंबाई है 2L, जिसे हमने वैद्युत क्षेत्र ई के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा है। ठीक है, इस बात से आप परिचित हैं। अब आपको कुछ पिछले वर्ष में जाना पड़ेगा, फ्लैशबैक में। आप जानते हैं कि जब कोई आवेश किसी विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है या किसी दूसरे आवेश के विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, तो उस आवेश पर उस विद्युत क्षेत्र के कारण बल लगता है, किसी भी तरह का लगे, आकर्षण या प्रतिकर्षण। ये हमने आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाले क्वेश्चन में पढ़ाया है ना? किस तरह से, ध्यान से देखें। जैसे ये किसी आवेश का मान लो विद्युत क्षेत्र है, किसी भी आवेश का हो, चलो मान लो प्लस वाले आवेश का ये विद्युत क्षेत्र है। इस विद्युत क्षेत्र के अंदर अगर हम किसी दूसरे आवेश को रखें या लेकर के आए, तो इस दूसरे आवेश पर बल लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। और कौन सा वाला बल लगेगा इस दूसरे आवेश पर? तो इस दूसरे आवेश पर आकर्षण बल लगेगा, क्योंकि ये प्लस वाले आवेश के विद्युत क्षेत्र में है। और अगर मान लो ये आवेश प्लस का होता तो प्रतिकर्षण बल लगता, क्योंकि ये प्लस वाले आवेश के विद्युत क्षेत्र में है। तो आपको ये पता है कि जब किसी दूसरे आवेश के विद्युत क्षेत्र में हम किसी आवेश को रखते हैं, तो उस विद्युत क्षेत्र के कारण उस आवेश पर एक बल कार्य करता है। ये बात आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। तो अब आप लोग इसी तरह से कुछ यहाँ पर देखेंगे इस डायग्राम में। आप देख रहे हैं ये वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है ए बी, जो कि प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है। लेकिन प्लस क्यू तो ऊपर अलग है और माइनस क्यू नीचे अलग है, ये आप देख ही रहे हैं। और ये प्लस क्यू कहाँ रखा हुआ है, ध्यान से देखें तो ये प्लस क्यू विद्युत क्षेत्र ई में रखा है कि नहीं? क्वेश्चन में भी लिखा है कि पूरा वैद्युत द्विध्रुव ही एक समान वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित है। तो ये आपका प्लस क्यू आवेश जो है, जो ये प्लस क्यू लिखा है, कहाँ रखा है? विद्युत क्षेत्र ई में। और अभी हमने आपको बताया था कि जब कोई आवेश किसी दूसरे विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, तो उस आवेश पर बल लगता है। तो अब ये प्लस क्यू आवेश इस विद्युत क्षेत्र ई में रखा है, दूसरे आवेश का विद्युत क्षेत्र होगा ये। तो इस विद्युत क्षेत्र ई के कारण इस प्लस क्यू आवेश पर बल लगेगा कि नहीं लगेगा? तो बिल्कुल लगेगा। नियम ही है कि किसी दूसरे आवेश के विद्युत क्षेत्र में कोई आवेश रखे तो बल लगता है। तो ये विद्युत क्षेत्र ई जो कि किसी और आवेश का होगा,
लेकिन उसमें हमारा वैद्युत द्विध्रुव का प्लस क्यू आवेश उपस्थित है, तो अब इस प्लस क्यू आवेश पर इस वैद्युत क्षेत्र ई के कारण बल लगेगा। अब इस वैद्युत क्षेत्र के कारण इस आवेश पर कितना बल लग रहा है, ये कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए हम किसका उपयोग करेंगे? फॉर्मूला होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, जहां तक है सब बच्चों को याद भी होगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है, जैसे हम ई से बताते हैं। क्या फॉर्मूला होता है? ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, है ना। अब आप देखेंगे बेटा यहां से कि हम एफ की वैल्यू निकालेंगे, बल का फॉर्मूला बनाएंगे। कैसे? क्यू अपॉन में इधर से इधर चला जाएगा तो क्यू इंटू ई इज इक्वल टू एफ, या फिर एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। बन गया बल का फॉर्मूला। अगर कोई आवेश किसी दूसरे बद्ध क्षेत्र ई में रखा हो तो उस आवेश पर कितना बल लगेगा? तो क्यू इधर से इधर चला जाएगा तो क्यू इंटू ई हो जाएगा, यानी इतना बल उस पर लगेगा। इस तरह से याद करो, हमने आपको गॉस की प्रमेय में कूलाम के नियम में भी बताया था, वहां एक जगह यूज हुआ था इस तरह से। कूलाम के नियम में गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम को सिद्ध करें, उसमें भी इस तरह से आया था। तो जब किसी बद्ध क्षेत्र ई में किसी आवेश पर बल लगता है तो उसका बल हम किस तरह से बताते हैं? कितना बल लग रहा होगा इस पर? एफ इज इक्वल टू प्लस क्यू इंटू ई लग रहा होगा। कहां से पता चला? ये पता चला अपन को बद्ध क्षेत्र की तीव्रता के फॉर्मूले से। अब इसी तरह इस माइनस क्यू आवेश पर भी इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई के कारण बल लग रहा होगा, लग रहा होगा। और इस पर कितना बल लग रहा होगा? तो यही फॉर्मूला लगेगा। कितना बल लगेगा? एफ इज इक्वल टू माइनस क्यू इंटू ई। वैद्युत क्षेत्र तो दोनों में एक जैसा, ई यहाँ प्लस क्यू है, यहाँ माइनस क्यू है। तो आपने देखा दोनों आवेशों पर वैद्युत क्षेत्र के कारण बल लग रहा है। प्लस वाले आवेश पर प्लस क्यू लग रहा है, प्लस क्यू ई, और माइनस वाले आवेश पर लग रहा है माइनस क्यू। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इन दोनों आवेशों पर बल जो लगेगा वो एक समान लगेगा, जो बल का मान होगा वो समान होगा। जैसे मान लो अगर प्लस वाले आवेश पर 5 न्यूटन का बल लग रहा है इस वैद्युत क्षेत्र के कारण, तो माइनस वाले आवेश पर भी 5 न्यूटन का ही बल लगेगा इस वैद्युत क्षेत्र के कारण। समान बल क्यों लग रहा है? क्योंकि आपका विद्युत क्षेत्र कैसा है? एक समान है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक समान विद्युत क्षेत्र, हमने भी एक समान बनाया, समान लाइनें दिख रही हैं। तो एक समान विद्युत क्षेत्र है, इसलिए विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल भी एक समान होगा, उसका मान भी एक समान होगा। बल तो समान लग रहा है, लेकिन बल विपरीत भी लग रहा है समान के साथ साथ। कैसे? ऊपर प्लस वाला आवेश है इसलिए प्लस क्यू ही लग रहा है, और नीचे माइनस वाला आवेश है इसलिए माइनस क्यू ही लग रहा है। तो बल समान भी लग रहा है और विपरीत भी लग रहा है, दो बल लग रहे हैं, तो क्या बन गया? बल युग्म आघूर्ण बन गया। लेकिन अभी बात कि ये घूमेगा कैसे? बल युग्म आघूर्ण में तो घूमना भी चाहिए ना, तो अभी ये घूमना तो स्टार्ट हुआ नहीं है, घूमेगा कैसे? तो आप ध्यान से देखें कि ये कैसे घूमेगा। आपने देखा होगा स्कूल में या फिर पार्क में बच्चों के लिए एक झूला होता है, जिसको आप लोग बोलते हैं सीसो। उसमें आप देखते हैं झूला इस तरह से कुछ लगा होता है, और एक बच्चा यहाँ बैठा होता है, एक बच्चा यहाँ बैठा होता है। और होता क्या है? एक बच्चा भी नीचे की साइड है, एक बच्चा ऊपर की साइड है। नेक्स्ट कंडीशन में क्या होता है? ऊपर वाला बच्चा नीचे आ जाता है और नीचे वाला बच्चा ऊपर चला जाता है। ऐसे ही बच्चे झूला झूलते हैं ना, ये ऊपर ये नीचे, फिर ये वाला नीचे आ गया तो ये वाला ऊपर चला गया, ऐसे झूलते हैं। देखा होगा पार्क और स्कूल में सीसो झूला होता है। ये बल एवं आघूर्ण का ही एग्जाम्पल है। इसमें आप देखते हैं कि इधर वाले बच्चे की साइड से भी बल लग रहा है, इधर वाले बच्चे की साइड से भी बल लग रहा है। दोनों बच्चे लगभग बराबर के हों तभी ये कंडीशन होती है। एक बच्चा 12वीं क्लास का बैठा और एक एलकेजी का बैठा, तो क्या झूला झूल पाएंगे? कभी नहीं। तो दोनों बच्चे बराबर के हों जिससे कि बल बराबर लग सके दोनों से। और दूसरी बात, बल विपरीत लगे। अभी एक का बल नीचे की ओर लग रहा है और एक का ऊपर की ओर लग रहा है, इसलिए एक ऊपर है और एक नीचे है। नेक्स्ट कंडीशन में क्या होगा? इसका बल ऊपर की ओर लगेगा तब तक इसका नीचे की ओर लगेगा, ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। ऐसे ही झूलते रहते हैं, एक ऊपर एक नीचे। तो बिल्कुल सेम यही कंडीशन वैद्युत द्विध्रुव में आपकी होने वाली है। यहाँ पर किस तरह से, ध्यान से देखना अब आप लोग इसे। ये वैद्युत द्विध्रुव आपका एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में रखा हुआ है, जिस पर प्लस क्यू आवेश के कारण बल लग रहा है एफ इज इक्वल टू प्लस क्यू ई, और माइनस क्यू आवेश के कारण बल लग रहा है एफ इज इक्वल टू माइनस क्यू ई।
ये बल दोनों समान लग रहे हैं, परिमाण में समान है, मतलब संख्यात्मक रूप से समान है, लेकिन इनकी दिशाएं कैसी हैं, विपरीत हैं, प्लस माइनस, मतलब कि दिशाएं विपरीत हैं। एक बल ऊपर की ओर लगेगा तो एक बल नीचे की ओर लगेगा, बिल्कुल बच्चों के झूले की तरह। और फिर नेक्स्ट कंडीशन में ये वाला बल ऊपर की ओर लगेगा तो फिर ये वाला बल नीचे की ओर लगेगा। बात समझ पा रहे हैं? अभी आपका पॉइंट ए ऊपर है, प्लस क्यू आवेश ऊपर है, पॉइंट बी नीचे है, माइनस क्यू आवेश नीचे है, लेकिन जब बल बदलेगा, बल की दिशा बदलेगी, तो बच्चों की तरह ये वाला पॉइंट ए कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। जैसे ऊपर वाला बच्चा नीचे आ जाता है तो पॉइंट ए नीचे आ जाएगा, और पॉइंट बी कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, जैसे नीचे वाला बच्चा ऊपर चला जाता है। क्यों ये ऊपर नीचे क्यों हो रहे हैं? क्योंकि दोनों बलों की दिशाएं विपरीत हैं, एक प्लस का और एक माइनस का है, इसलिए ऊपर नीचे हो रहे हैं। तो इसे हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और बलयुग्म आघूर्ण। और इसमें आप देख रहे हैं कि दोनों आवेशों पर बल लग रहा है। पहले आवेश पर बल लग रहा है प्लस क्यू ही, और दूसरा आवेश पर बल लग रहा है माइनस क्यू। दोनों बल लग रहे हैं, दोनों बलों के जोड़े हैं, और बलों के इस जोड़े को हम कहते हैं बल युग्म आघूर्ण। तो अब सबसे पहले अपन लोग इस डायग्राम के बारे में पहले लिखें, जितना अपन लोगों ने मेहनत की है ना। तो सब बच्चे आंसर में लिखना बेटा फटाफट। माना कि बिल्कुल जैसे बनाया है वैसे ही लिखना है। माना कि ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। माना कि ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। वैद्युत द्विध्रुव का नाम हमने ए बी रखा है ना। माना कि ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू व माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है। जो प्लस क्यू व माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है। थोड़ा स्पीड में लिखना बेटा, नहीं टाइम कम पड़ जाएगा अपने लिए। जो प्लस क्यू व माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है, इनके बीच की दूरी 2l है। इनके बीच की दूरी 2l है। इनके बीच की दूरी 2l है। इसे एक समान विद्युत क्षेत्र E में इसे एक समान विद्युत क्षेत्र E में इसे एक समान विद्युत क्षेत्र E में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। इसे एक समान विद्युत क्षेत्र E में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है, जिससे इस वैद्युत द्विध्रुव पर एक समान व विपरीत दिशा में जिससे इस वैद्युत द्विध्रुव पर एक समान व विपरीत दिशा में दो बल कार्य करते हैं। जिससे इस वैद्युत द्विध्रुव पर एक समान व विपरीत दिशा में दो बल कार्य करते हैं। दिख रहे हैं दो बल, एक प्लस क्यू ई और दूसरा माइनस क्यू। दो बल कार्य करते हैं जो मिलकर एक बल युग्म आघूर्ण का निर्माण करते हैं। जो मिलकर एक बल युग्म आघूर्ण का निर्माण करते हैं। देख लिया? अब आप लोग का काम खत्म। अब आप लोग केवल बोर्ड पे देखेंगे। हमने देखा
ये कैसे लिखा, माना कि ये भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस की और माइनस की आवेश से मिलकर बना है, इनके बीच की दूरी 2l है। इस वैद्युत द्विध्रुव को हमने एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में थीटा कोण बनाते हुए रखा है, कुछ झुका करके रखा है थीटा कोण बनाते हुए। जब हम इसको इस तरह से झुका करके रखते हैं, थीटा कोण बनाते हुए रखते हैं, तब इस वैद्युत द्विध्रुव पर एक समान और विपरीत दिशा में दो बल कार्य करते हैं। किस वजह से? जिस वजह से झुका हुआ रखा है उस वजह से। अगर इसको सीधा रख दें तो इस पर ये दो बल कार्य नहीं करेंगे। अगर हम इस वैद्युत द्विध्रुव को ऐसे सीधा बना देते, प्लस क्यूई और माइनस क्यूई ए बी, ये वैद्युत द्विध्रुव ऐसे सीधा बना होता वैद्युत क्षेत्र के समांतर, तो ये बल इस पर इतना ज्यादा कार्य नहीं कर पाते कि ये घूम सके। समझ गए? इसलिए हमने इसको कैसा रखा है, थीटा कोण बनाते हुए झुका करके रखा है। और जब हम इसको इस तरह से झुका करके रखते हैं, बिल्कुल वैसे ही रखा है जैसे पार्क में झूला लगा होता है इस तरह से, है ना। तो ये आपका झुका करके रखा है थीटा कोण बनाते हुए, जिससे इस पर वैद्युत क्षेत्र के कारण एक समान और विपरीत दिशा में, एक समान का मतलब है कि इनका मान समान है। अगर पहले वाले पर ऊपर 5 न्यूटन का 10 न्यूटन का बल लग रहा है तो नीचे वाले पर भी उतना ही बल लगेगा। 10 न्यूटन का लग रहा है ऊपर तो नीचे भी 10 न्यूटन का लगेगा, लेकिन दिशाएं विपरीत हैं, एक ऊपर की ओर तो एक नीचे की ओर। और जब ये ऊपर की ओर लगेगा बल तो इसका नीचे की ओर। क्यों? क्योंकि एक प्लस का आवेश है और एक माइनस का आवेश है। तो जब हम इसको थीटा कोण बनाते हुए इस तरह से वैद्युत क्षेत्र के साथ झुका करके रखते हैं, तो इस पर दो बल कार्य करते हैं जो कि एक समान और विपरीत दिशा में लग रहे हैं, एक प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है। और ये दोनों बल मिलकर के बल का जोड़ा बनाते हैं। दोनों बल मिलकर के क्या बनेंगे? बल का जोड़ा बनाएंगे। और इस जोड़े को हम क्या कहते हैं? बल युग्म आघूर्ण। और इसी बल युग्म आघूर्ण का हमें फॉर्मूला ज्ञात करना है कि इस पर कितना बल युग्म आघूर्ण लगेगा। तो इसे ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे? बल युग्म आघूर्ण का सूत्र लगाएंगे। अभी हमने आपको बल युग्म आघूर्ण का फॉर्मूला सिखाया था। बल युग्म आघूर्ण, बल युग्म आघूर्ण किससे बताते हैं? बल युग्म आघूर्ण को अपन टाउ से बताते हैं। टाउ मतलब कि उल्टा जी, है ना। जिनने 11th पढ़ा है वो बच्चे तो जानते होंगे, हम यहाँ लिख देते हैं। वैद्युत द्विध्रुव पर, वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला, लगने वाला बल युग्म आघूर्ण टाउ इज इक्वल टू क्या होगा? इसका फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है बल युग्म आघूर्ण का, अभी हमने बताया था। क्या फॉर्मूला था? एक बल, एक बल मतलब चाहे ये वाला ले लो चाहे ये वाला ले लो, कोई सा भी एक बल, एक बल इंटू दोनों बलों के, दोनों बलों के बीच की, यहां लिख दे, बीच की लंबवत दूरी, लंबवत दूरी, इसका फॉर्मूला होता है। बल युग्म आघूर्ण को हम टाउ से बताते, इसका फॉर्मूला होता है कि दोनों बलों में से कोई सा भी एक बल और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी क्या है, इसे भी हम आप लोगों को बताते हैं कि ये क्या होती है, लेकिन उससे पहले कुछ खास काम पूरा वो हमें ज्ञात करना। तो अब इस वैद्युत द्विध्रुव पर इस वैद्युत क्षेत्र ई की वजह से लगने वाले बल युग्म आघूर्ण को ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे? उसका फॉर्मूला लिखेंगे। हमने लिखा वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण टाउ इज इक्वल टू एक बल इंटू दोनों बलों के बीच की दूरी। अब सब बच्चे ध्यान से देखना कैसे। सबसे पहले हम लिखते हैं बल युग्म आघूर्ण को किससे बता रहे हैं? टाउ से। एक बल कितना है? तो हमने अभी बल को मान लिया एफ। कितना बल लग रहा है? एफ। चाहे ये वाला ले लो चाहे ये वाला, कोई सा भी ले लेंगे अपन दोनों में से। इसके बाद दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, इसमें लिखा है लंबवत दूरी, याद रखना। वैसे तो कुछ बच्चे ऐसा सोच रहे होंगे और ज्यादातर बच्चे ये सोचते हैं कि एक बल प्लस क्यू आवेश पर लग रहा है, एक बल माइनस क्यू आवेश पर लग रहा है, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी हम लोग को पहले से पता है कि प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच की दूरी कितनी है? 2l है। तो यही दोनों बलों के बीच की दूरी हो जाएगी 2l। लेकिन ये गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। कैसी दूरी चाहिए? लंबवत। लंबवत मतलब लंबाई में। ये तो इस तरह से रखा हुआ है एंगल बनाते हुए, हमें लंबवत दूरी चाहिए।
लंबवत दूरी शब्द से अगर आप ज्यादा परिचित नहीं हो पा रहे हैं, ज्यादा उसे नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो इसके लिए हम एक दूसरा आपको शब्द बता देते हैं, आप समझ जाएंगे कैसे। जैसे आप देखें कि प्लस क्यू आवेश पर अभी बल लग रहा है, वो कहाँ लग रहा है, ऊपर लग रहा है पॉइंट ए पर। अब नेक्स्ट कंडीशन में क्या होगा, आपका ये वैद्युत द्विध्रुव बच्चों वाले झूले की तरह घूमेगा। कैसे, पॉइंट बी कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और पॉइंट ए कहाँ आ जाएगा, नीचे। बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो स्वाभाविक है बिल्कुल आ जाएगा। ऐसे झूला झूलते हैं बच्चे, एक ऊपर एक नीचे, फिर नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। तो आप देखेंगे कि अब ये पॉइंट ए पर बल ऊपर लग रहा है, लेकिन नेक्स्ट केस में क्या होगा, पॉइंट ए आ जाएगा नीचे। और नीचे कहाँ आएगा, तो जहां पॉइंट बी था नीचे, जस्ट उसी के सामने आएगा नीचे, यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट ए। तो अब आप देखेंगे कि पॉइंट ए पर ऊपर और नीचे की साइड कितनी डिस्टेंस पे बल लग रहा है। तो पॉइंट ए पर ऊपर तो बल लग रहा था यहाँ पर, और जब ये पॉइंट ए नीचे आएगा तो बल लगेगा इस बिंदु पर। इस बिंदु को कोई नाम दे दे, तो इस बिंदु को नाम दे दिया मान लो हमने सी। तो जब प्लस क्यू आवेश ऊपर था तब उस पर बल लग रहा था पॉइंट ए पर, लेकिन जब ये वैद्युत द्विध्रुव घूमेगा तो प्लस क्यू आवेश इधर आ जाएगा नीचे, माइनस क्यू आवेश ऊपर चला जाएगा। तो जब ये प्लस क्यू आवेश यहाँ आ जाएगा नीचे, तो इस बिंदु पर बल लगेगा, और इस बिंदु को हमने नाम दे दिया पॉइंट सी। तो अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी होगी, जो सबसे ज्यादा ऊपर बल लग रहा है और जो सबसे ज्यादा नीचे बल लग रहा है, ये जो दूरी होगी, इस दूरी को अपन कहेंगे लंबवत दूरी। कौन सी दूरी कहेंगे, लंबवत। क्यों, आपको लंबाई में दिख रही है। तो सीधी सीधी बात कि आप प्लस वाले आवेश को देख करके ले लें या माइनस वाले आवेश को देख करके ले लें, किसी को भी ले लें, आपका ये आवेश ऊपर कहां पर है और नीचे कहां पर आएगा, उन दोनों पॉइंटों के बीच की जो दूरी होती है उसे अपन कहते हैं लंबवत दूरी, की इतनी लंबाई तय कर रहा है। अगर आप माइनस वाले को लेना चाहते हैं तो आप इधर भी ले सकते हैं, ऐसे कि पॉइंट भी यहाँ पर है, अभी माइनस क्यू आवेश यहाँ पर है, और जब ये ऊपर जाएगा नेक्स्ट केस में तो यहाँ पहुंच जाएगा पॉइंट ए के सामने यहाँ पर। इसको कोई नाम दे दो तो उसे आप ले सकते हैं, लेकिन अपन तो किसी को लेकर के कर लेते हैं, एक साइड का लेना है किसी भी साइड का। तो दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, दोनों बल कैसे, ये बल अभी ऊपर लग रहा है सबसे ज्यादा, फिर ये बल नीचे लगेगा सबसे कम, तो ये वाली लंबवत दूरी की बात चल रही है। तो ये दूरी क्या हो जाएगी आपकी, एसी हो जाएगी। ठीक, अब हम बात करते हैं इसमें वैल्यू रखने की। टाउ इज इक्वल टू एफ की वैल्यू रखो। एफ की क्या है, दो बल है हमारे पास, एक प्लस क्यू ही और एक माइनस क्यू ही। वैसे तो परिभाषा के अनुसार या फॉर्मूले के अनुसार हम दोनों में से कोई सा भी बल रख सकते हैं, प्लस वाला या माइनस वाला, लेकिन हम रखेंगे अपना फेवरेट वाला। कौन सा वाला, प्लस वाला। क्यों रख रहे हैं प्लस वाला, माइनस वाला क्यों नहीं रखना चाह रहे हम, इसलिए नहीं रखना चाह रहे जिससे हमारा आंसर प्लस में आए। हालांकि माइनस वाला रख देंगे तो आंसर गलत नहीं होगा, नंबर पूरे मिलेंगे, बस हम तो केवल इसलिए रख रहे हैं कि आंसर प्लस में आए। तो एफ की जगह हमने एफ की वैल्यू रख दी प्लस की हुई, इंटू ए सी की जगह तो ए सी लिखना पड़ेगा, क्योंकि ए सी की तो अभी कोई वैल्यू है नहीं है। अब हम क्या करेंगे, ए सी की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, इसे मान लो समीकरण 1, और अब ए सी की वैल्यू निकालने की तैयारी करते हैं। ए सी मतलब दोनों बलों के बीच की दूरी, ऊपर साइड लगने वाला बल और नीचे साइड लगने वाले बल के बीच की दूरी। कैसे निकालेंगे, तो कुछ लोग सोच रहे होंगे सर पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेते हैं, क्योंकि त्रिभुज बनता हुआ नजर आ रहा है ए बी सी, बिल्कुल बनता हुआ नजर आ रहा है। इस त्रिभुज में आपका ये नीचे वाला भाग हो जाएगा आधार, ये वाला भाग हो जाएगा लंब, और इधर वाला भाग हो जाएगा कर्ण, और पाइथागोरस प्रमेय से हम निकाल लेते हैं। लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए, पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला होता है कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, और इस फॉर्मूले से हम ए सी की वैल्यू नहीं निकाल सकते पाइथागोरस प्रमेय से। क्यों, क्योंकि हमारे पास इन तीनों में से, कर्ण लंब और आधार, इन तीनों में से कम दो की वैल्यू तो पता हो, तब हम तीसरे की वैल्यू निकाल पाएंगे। अगर हम ए सी की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, मतलब कि हम लंब की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, किसकी वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, लंब की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। तो लंब की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास आधार की वैल्यू तो होना चाहिए, आपके पास कर्ण की वैल्यू तो होना चाहिए, तभी तो आप लंब की वैल्यू निकाल पाओगे। सही बात है, कर्ण की वैल्यू तो आपके पास है, कर्ण क्या है, ए बी, इसकी वैल्यू है 12, लेकिन आधार की वैल्यू आपके पास नहीं है। कर्ण की जगह आप कर्ण की वैल्यू लिख दोगे, लेकिन आधार की जगह क्या लिखोगे,
तो जब तक आपके पास कर्ण और आधार की वैल्यू नहीं होगी तब तक आप लंब की वैल्यू नहीं निकाल सकते, और हमारे पास ये आधार की वैल्यू इसमें नहीं है, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय फेल हो गई, पाइथागोरस प्रमेय अपन इसमें नहीं लगा सकते। तो फिर क्या लगाएं? तो फिर दूसरा तरीका कि इसे और किसी तरीके से सॉल्व किया जाए। कौन से वाले तरीके से? पाइथागोरस प्रमेय के कक्का के तरीके से। कौन सा वाला? जब काम नहीं आता है तो दादा परदादा को याद किया जाता है, तो कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा? लाल बटे कक्का। पढ़ा है सभी ने कि नहीं पढ़ा है? जब कोई फॉर्मूला काम नहीं आता तो यही वाला काम आता है। ये फॉर्मूला लाल बटे कक्का। इस फॉर्मूले में आप जानते हैं कि साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, टेन का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। यही होते हैं 3 फॉर्मूले। तो अब आप जानते हैं कि अब हमें इनमें से कौन सा वाला लगाना है। तो सबसे पहले देखें, हमें इसकी वैल्यू चाहिए, किसकी? AC की वैल्यू चाहिए, लंब की वैल्यू चाहिए, हमें लंब की वैल्यू निकालना है, ठीक है। और है किसकी वैल्यू हमारे पास? कर्ण की वैल्यू हमारे पास है। ये भी क्या है आपका? कर्ण है। कर्ण की वैल्यू हमारे पास है और लंब की वैल्यू हमें निकालना है, सही है। तो आधार को हम छोड़ देंगे, आधार से क्या लेना देना। हम इनमें ऐसे फॉर्मूले को देखेंगे जिसमें लंब और कर्ण आते हो। क्यों? क्योंकि कर्ण की वैल्यू हमारे पास है और लंब की वैल्यू हम निकालना चाह रहे हैं। तो लंब और कर्ण किस में आते हैं? साइन थीटा में। और तो किसी में नहीं आ रहा लंब और कर्ण, क्योंकि कॉस में आधार और कर्ण आ रहा है, टेन में लंब और आधार आ रहा है। तो लंब बटे कर्ण किसका फॉर्मूला होता है? साइन थीटा का। तो अपन इस त्रिभुज में क्या करेंगे? फॉर्मूला लगाएंगे साइन थीटा का। हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में, ABC में क्या हो जाएगा? साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, यही होता है साइन थीटा का फॉर्मूला। आपके सामने लिखा है L बटे के यानी लंब बटे कर्ण। अब क्या हो जाएगा बेटा? साइन थीटा इज इक्वल टू, लंब कितना है इस त्रिभुज में? A और C, यही है लंब, तो AC लिख दिया। कर्ण कितना है? कर्ण आपके सामने A और B, तो हमने कर्ण लिख दिया AB, ठीक है। अब क्या हो जाएगा? साइन थीटा इज इक्वल टू AC अपॉन AB की वैल्यू कितनी है? A और B की वैल्यू कितनी है? 2L है, तो अपन यहाँ क्या लिखेंगे? 2L लिखेंगे। सही चल रहा है। और वैल्यू निकालना किसकी? हमें AC की वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे AC की वैल्यू? 2L लिखा हुआ है अपॉन में, 2L को इधर से इधर भेज दो। 2L कहाँ आ जाएगा? साइन थीटा के साथ में आ जाएगा, तो 2L इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू, इधर कौन बचेगा? AC बचेगा। 2L अपॉन में था, इधर से इधर गया साइन थीटा के साथ, तो किस में चला जाएगा? इंटू में। तो 2L इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू क्या बचेगा? AC बचेगा, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे? AC का मान अपन ने निकाल लिया है। अब AC के मान को अपन समीकरण 1 में रखेंगे, निकाला ही उसके लिए गया था। कैसे? देखो, AC का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, कहाँ है समीकरण 1? ये रहा। टाउ इज इक्वल टू क्यू ई, प्लस का ही माना जाएगा ना, अगर प्लस नहीं लगाया तब भी प्लस का ही माना जाएगा। क्यू ई इंटू AC लिखा हुआ है, क्या लिखा है? टाउ इज इक्वल टू क्यू ई इंटू AC। तो क्या करेंगे? AC की जगह AC की वैल्यू रखो जो हमने बड़ी मेहनत से निकाली है, कितनी है? 2L इंटू साइन थीटा। AC की वैल्यू है 2L इंटू साइन थीटा, तो हमने AC की जगह AC की वैल्यू रख दी। अब क्या करेंगे बेटा? ध्यान से देखो, टाउ इज इक्वल टू, अब इनको QE का और 2L का दोनों का गुणा करेंगे। किसका? QE का और 2L का। लेकिन आप गुणा करने का तरीका देखना, गुणा करने का मतलब होता है कि दोनों मिक्सअप हो जाएंगे साथ में, लेकिन हम इनको किस तरह से लिख रहे हैं? 2QLE और साइन थीटा की जगह साइन थीटा। क्या कर दिया? QE का और 2L का आपस में गुणा कर दिया, बन गया 2QLE और साइन थीटा की जगह साइन थीटा। अब भैया ऐसा क्यों किया? ऐसे ही लिख देते, QE 2L गुणा करके ऐसे ही लिख देते। हमने इसको ऐसे जमा के क्यों लिखा है कि 2 को पहले लिखा, फिर Q को बाद में लिखा, फिर E को बाद में लिखा, L को पहले लिखा, इधर उधर करके क्यों लिखा?
हालांकि हम लिख सकते हैं मैथमेटिक्स के नियम के अनुसार, वो इनटू में है तो कोई को भी आगे पीछे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ना है। लेकिन लिखा क्यों, सीधा सीधा लिख देते तो, इसलिए लिखा है हमने इसको इस तरह से, क्योंकि आप यहाँ देख रहे होंगे एक फॉर्मूला बन रहा है, ध्यान से देखो। 2QL, ई को छोड़ दें तो 2QL किसी का फॉर्मूला बन रहा है, और ये फॉर्मूला होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। सब बच्चे जानते हैं इस फॉर्मूले को, तो हम यहाँ साइड से लिख देते हैं कि यही लिखना पड़ेगा, वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसका फॉर्मूला होता है बेटा, इसे हम पी से बताते हैं, इसका फॉर्मूला होता है 2QL, यही होता है। तो क्या हो जाएगा, टाउ इज इक्वल टू 2QL की जगह कौन आ जाएगा, P, और E की जगह पर E, और साइन थीटा की जगह पर साइन थीटा। ये फॉर्मूला बन रहा है, ये चीज दिखाने के लिए हमने आपको ऐसे लिखा है सिस्टम से, जिससे आप पहचान सकें, है ना। तो आपका फॉर्मूला क्या बना, टाउ की जगह टाउ, 2QL की जगह कौन आ गया, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P, P का मान होता है E की जगह पर E, और साइन थीटा की जगह पर साइन थीटा। इसे कर दो बंद। अब इसका बाहर मात्रक भी आएगा, मात्रक के बारे में चर्चा भी हम आपसे बाद में करेंगे। ये आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला आ गया है कि जब आपका ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में होगा तो उस पर इतना बलयुग्म आघूर्ण कार्य करेगा। लेकिन ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए इतना इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभी पूछ लिया जाता है, इसका नहीं कि पूछा नहीं गया हो, कई बार पूछा गया है, लेकिन कम। गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय से कूलाम का नियम, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति, ये ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा बार बार रिपीट करके पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है पर रिपीट कम हुआ है। लेकिन अब इस पर हम इसके नीचे कुछ कंडीशन पढ़ेंगे इसकी, और कंडीशन क्या पढ़ेंगे कि ये जो बलयुग्म आघूर्ण का फॉर्मूला हमने निकाला है कि आपका वैद्युत द्विध्रुव AB एक समान वैद्युत क्षेत्र E में उपस्थित था, तो उस पर इतना बलयुग्म आघूर्ण लग रहा है। अब इसकी कंडीशन ये पढ़ेंगे कि ये बलयुग्म आघूर्ण कब सबसे कम लगेगा और कब सबसे ज्यादा लगेगा। जो आवेशों पर बल लग रहा है, जो इन आवेशों पर इस वैद्युत क्षेत्र E के कारण बल लग रहा है, जिस बल को हम बोल रहे हैं बलयुग्म आघूर्ण, वो बल कब सबसे कम लगेगा आवेशों पर, और किस कंडीशन में सबसे ज्यादा लगेगा, वो कंडीशन हमें पढ़ना है। और वो कंडीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस पर ऑब्जेक्टिव आता है, और उस पर जब ऑब्जेक्टिव आता है तो 100 में से 90% बच्चे उसको गलत करके आते हैं, उस ऑब्जेक्टिव को पकड़ ही नहीं पाते ऑब्जेक्टिव को, बात यही है। तो देखो ध्यान से कैसे, अब हम इसकी कंडीशन पढ़ेंगे कि कब ये बलयुग्म आघूर्ण सबसे कम लगेगा और कब सबसे ज्यादा लगेगा। तो पहली बात तो ये बलयुग्म आघूर्ण सबसे कम लगेगा कि ज्यादा लगेगा, ये डिपेंड किस बात पर करता है, तो ये डिपेंड इस बात पर करता है कि आपका वैद्युत द्विध्रुव जो वैद्युत क्षेत्र E के साथ रखा हुआ है थीटा कोण बनाते हुए, वो कितने एंगल पर रखा है, थीटा की वैल्यू कितनी है, कितने एंगल पर रखा है। एंगल अगर कम होगा, थीटा की वैल्यू कम होगी, आप फॉर्मूले में देख रहे हैं, तो टाउ अपने आप कम हो जाएगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण अपने आप कम हो जाएगा। अगर एंगल ज्यादा होगा, थीटा की वैल्यू ज्यादा होगी, तो टाउ अपने आप ज्यादा हो जाएगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण अपने आप ज्यादा हो जाएगा। इस आधार पर इसकी स्थिति बनती है। तो सबसे पहले हम इसके केस पढ़ेंगे, स्पेशल केस, स्थिति नंबर 1, पहली स्थिति। और पहली स्थिति क्या कहती है इसकी, हम सबसे पहले सबसे कम एंगल ले लेते हैं, और सबसे कम एंगल कितना होता है, 0। तो पहली स्थिति में ले लेते हैं कि यदि हम उसे 0 डिग्री के एंगल पर रखें, ये जो वैद्युत द्विध्रुव AB है, इसे वैद्युत क्षेत्र E के साथ जो थीटा कोण बनाते हुए रख रहे हैं, उस कोण का मान, उस थीटा का मान कितना हो, 0 डिग्री हो। 0 डिग्री का मतलब समझते हैं कैसे होगा 0 डिग्री, ये आपका वैद्युत क्षेत्र है E, ये बना हुआ है, दिख रहा है, और ये आपका वैद्युत द्विध्रुव, आवाज नहीं आ रही, एक सेकेंड। हाँ, तो हम आपसे बोल रहे थे कि ये आपका एक समान वैद्युत क्षेत्र है E, ये बना हुआ है एक समान वैद्युत क्षेत्र की लाइन, ये उसकी दिशा को बता रहा है। और अब आपका ये जो वैद्युत द्विध्रुव है AB, आपको दिखाई दे रहा है वैद्युत द्विध्रुव है AB, ये वैद्युत द्विध्रुव को इस वैद्युत क्षेत्र के साथ कितने एंगल पर रखना है, 0 डिग्री के एंगल पर। तो 0 डिग्री का मतलब समझते हैं आप लोग क्या होता है, मैथ वाले जल्दी समझते होंगे। 0 डिग्री का मतलब होता है हम इस वैद्युत द्विध्रुव को ऐसे रखें, बिल्कुल सीधा,
ये रहा ए, ये रहा बी, ये प्लस क्यू आवेश और ये माइनस क्यू, बिल्कुल सीधा रखें। तो सीधा रखेंगे तो इस वैद्युत द्विध्रुव और इस वैद्युत क्षेत्र ई के बीच में कितना एंगल बनेगा? 0 डिग्री बनेगा, तभी तो 0 डिग्री बनेगा। मतलब कि आपका वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र ई के समांतर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? समांतर। समांतर मतलब कि उसी की दिशा में, उसी के साथ लेटा हो, तब आप इसे कहेंगे कि 0 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यहाँ पर हमें इसकी हिंदी लिखना पड़ेगी, तभी तो ऑब्जेक्टिव बनेगा इस पे। यदि वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के, आवाज सही नहीं आ रही है, फिर से दिक्कत हो रही है, एक सेकंड। तो हम लिखेंगे यदि वैद्युत द्विध्रुव मतलब कि ए बी क्या हो? वैद्युत क्षेत्र मतलब कि ई के कैसा हो? वैद्युत क्षेत्र के समांतर हो। कैसा हो? समांतर हो। तो आपका एंगल कितना बनेगा? 0 डिग्री का बनेगा। और समांतर होने पर 0 डिग्री के एंगल पर बल एवं आघूर्ण कितना होगा? तो टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, फॉर्मूला लगाएंगे अपन बल एवं आघूर्ण का। और इसमें हम क्या करेंगे बेटा? पी ई साइन थीटा की जगह आप क्या लिखेंगे? 0 डिग्री लिखेंगे। कितना एंगल बन रहा है? 0 डिग्री का बन रहा है, तो 0 डिग्री लिखेंगे। सलोनी आपका माइक ऑन है, माइक ऑफ कर लो बेटा। बिना काम के माइक ऑन ना किया करें, क्लास डिस्टर्ब होती है। तो आप देख रहे हैं कि हमने 0 डिग्री का एंगल लिया है, तो थीटा की जगह क्या आएगा? 0 डिग्री आएगा। तो क्या हो जाएगा बेटा? टाउ इज इक्वल टू पीई। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। तो टाउ इज इक्वल टू पूरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? यानी अगर आपका वैद्युत द्विध्रुव ए बी वैद्युत क्षेत्र ई के साथ समांतर रखा है, 0 डिग्री के एंगल पर रखा है, तो उस पर बल एवं आघूर्ण कितना कार्य करेगा? उस पर बल एवं आघूर्ण बिल्कुल भी कार्य नहीं करेगा, शून्य कार्य करेगा। कितना कार्य करेगा? अतः बल एवं आघूर्ण कार्य नहीं करेगा, मतलब कि उस पर नहीं लगेगा। ठीक है, ये आपने मिनिमम कंडीशन पढ़ ली कि 0 डिग्री के एंगल पर बल एवं आघूर्ण कार्य नहीं करता है, कार्य नहीं लगता है। और कब बनता है 0 डिग्री का एंगल? जब वैद्युत द्विध्रुव आपका सीधा रखा हो। इसीलिए तो हमने ये सीधा नहीं रखा, समझ गए? आज के क्वेश्चन में सीधा क्यों नहीं रखा? इसलिए नहीं रखा कि अगर सीधा रखा होता तो क्या ये हमारा आंसर आता? नहीं, हमारा आंसर 0 आ जाता है ना। अब इसके बाद हम देखते हैं दूसरी कंडीशन। ये तो हो गई मिनिमम वाली। अब कौन सी कंडीशन पढ़ेंगे? मैक्सिमम वाली। तो कब ये बल सबसे कम लगेगा? 0 डिग्री पर तो सबसे कम लग रहा है, अब कब ये सबसे ज्यादा लगेगा? अब ज्यादा वाली कंडीशन अपन पढ़ेंगे। तो इसके लिए क्या होगा? यहाँ लिखते हैं फिर से स्थिति सेकंड। तो सबसे ज्यादा जो वैल्यू होती है एंगल में वो कितनी होती है? आप जानते हैं थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। उसके बाद तो फिर वो माइनस में आने लगती है ना। तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री सबसे ज्यादा हाईएस्ट वैल्यू है ना। अब हम देखेंगे कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री सबसे हाईएस्ट है, क्योंकि साइन में अगर बात करें 90 की, तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है और इससे सब वैल्यू छोटी होती है। कोई 1/2 है तो वो तो 1 से छोटी है, कोई √3/2 है वो भी 1 से छोटी है ना। तो इस तरह से आप देखेंगे बाद बाकी सब वैल्यू छोटी होती हैं। तो सबसे पहले हमने देखा यदि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो, ये मिनिमम एंगल ले लिया, ये मैक्सिमम एंगल ले लिया, लेकिन 90 डिग्री का एंगल बनेगा कब और कैसे बनेगा? तो देखो, अगर आपका वैद्युत क्षेत्र ई ऐसे है, ये दिख रहा है वैद्युत क्षेत्र ई, और इसमें आप वैद्युत द्विध्रुव को बिल्कुल सीधा रख दो, ऐसे लंबवत, प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश। तो अब आप बताओ ये वैद्युत क्षेत्र के साथ कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। सब बच्चों को दिख रहा है कि ये वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र ई के साथ 90 डिग्री के एंगल पर है। तो ऐसी कंडीशन में जब 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तब इस वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल एवं आघूर्ण का मान कितना होगा? तो अपन उसे देखते हैं कितना होगा। तो सबसे पहले अपन क्या करें, यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि यदि वैद्युत द्विध्रुव
वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के वैद्युत क्षेत्र के कैसा हो, लंबवत हो। लंबवत मतलब समझ रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र ऐसे में और वैद्युत द्विध्रुव ऐसे में रखा है, तो कैसे में रखा है, लंबवत ही रखा है ना, लंबाई के साथ में रखा है 90 डिग्री के एंगल पर, मतलब कि लंबवत। तो लंबवत हो तो क्या हो जाएगा, तो आपका बल एवं आघूर्ण कितना कार्य करेगा, टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। फॉर्मूला लगाया तो टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा की जगह कौन आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा, इस बार आ जाएगा, क्योंकि बल एवं आघूर्ण का मान निकालना है तो फॉर्मूला तो वही लगेगा। अब 90 डिग्री आ जाएगा तो साइन 90 की वैल्यू आपको याद होगी, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। टाउ इज इक्वल टू पीई साइन 90 की वैल्यू 1, तो टाउ इज इक्वल टू क्या बचेगा, पीई बचेगा, यानी इस पर लगने वाला बल सबसे अधिकतम होगा। इसे अपन क्या कहेंगे, जीरो नहीं हुआ तो कैसा होगा, अधिकतम, तो हम यहाँ लिखेंगे अतः बल एवं आघूर्ण